नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। प्राइमेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही केजरीवाल ने सांसदों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि संसद में लुटेरे, अपराधी और बलात्कारी बैठेंगे। इसके बाद बड़े बड़े कद्दावर सांसद मोर्चे पे डट गए और सभी ने एक सुर मिलाते हुए साफ तौर से यह कहा कि जो भी कुछ केजरीवाल कह रहे हैं वो सीधे तौर पर संसद का अपमान है। राजनीति में शायद ही किसी मुद्दे पर पहले कभी इतनी एकता देखने को मिली थी, जबकि कई सांसद ऐसे थे जिन पर कई संगीन मुकदमे चल रखे थे। दागी मंत्रियों को स्टार प्रचारक बनाकर कई बार चुनाव मैदान में उन्हें एक बेहतर उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, चुनावी कैंडिडेट के तौर पर उतारा भी जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दागी माननीयों के खिलाफ सुप्रीम हथौड़ा चलाया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या कोर्ट की इस पहल से विधायिका की गंदगी वाकई साफ होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों और विधायकों पर सख्ती दिखाते हुए बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर कोई सांसद और विधायक किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा पाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दागी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक अगर सांसद और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, निचली अदालत में दोषी साबित होने पर भी ये नियम लागू होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से बरी होने तक निलंबन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से बरी होने पर दोषी सांसद और विधायक का निलंबन वापस होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बुधवार से ही लागू हो गया है। Court wants to clean up the administration and to get rid of criminality and corruption. No doubt about it. दरअसल इस मामले में याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई थी। पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने दागी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। कोई भी व्यक्ति अगर कस्टडी में है तो वो वोट नहीं दे सकता है, तो भी वो कंटेस्ट भी नहीं कर सकता। अगर अंडर ट्रायल कस्टडी में है तो अंडर ट्रायल में भी हो, कहीं भी हो, कस्टडी में है तो वो वोट नहीं दे सकता है, कंटेस्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा को भी निरस्त कर दिया है। दरअसल इस कानून की धारा के तहत आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बावजूद प्रतिनिधि की अपील पर सुनवाई होने तक उसे पद पर बने रहने का अधिकार हासिल था। कोर्ट ने दोषी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद पर बने रहने की अनुमति देने वाले जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान को गैर कानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दागी सांसदों और विधायकों को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि फैसला 10 जुलाई 2013 के बाद दोषी ठहराए जाने वाले सांसदों और विधायकों पर ही लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। बड़ी अजीब लेकिन बहुत खूबसूरत एक पहल सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है अपने इस ऐतिहासिक फैसले के साथ कि कम से कम अब दागी माननीयों की छटनी जरूर हो जाएगी। कितना असरदार है ये फैसला, कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या वाकई में कोई असर पड़ेगा या नहीं, क्या चीजें इससे बदलेंगी और आखिरकार ये कानून अपने आप में कहता क्या है, इस पर करेंगे चर्चा। और इसके लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। सत्या बहन कांग्रेस लीडर हमारे साथ हैं। सत्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राकेश कपूर साहब भी हमसे जुड़ेंगे कुछ देर बाद, और इस बीच विवेक शर्मा जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही श्याम जाजू जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। श्याम जाजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले विवेक जी, आपसे ही मेरा सवाल है, क्या कुछ कहता है सुप्रीम कोर्ट का आज का ऐतिहासिक फैसला? क्या आपको लगता है कितना पावरफुल या कितना इफेक्टिव होगा ये? देखिए, जहां तक सवाल फैसले का है तो ये एक माइलस्टोन है इंडियन पॉलिटिक्स में, और इसके बड़े दूरगामी परिणाम आने वाले हैं। दागियों की छटनी तो होगी ही, जो दागी हैं वो भविष्य में लड़ भी नहीं पाएंगे जी इलेक्शन। तो ये क्लींजिंग एक एफर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, ताकि शुचिता और शुद्धता बनी रहे पॉलिटिक्स में जी। और जो लोग हर रूप से जनप्रतिनिधित्व कानून का पालन करते हों वही लोग चुनकर आगे आए। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी पहल है? बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है, और इसे सराहा जाएगा राजनीतिज्ञों के द्वारा। ये फिलहाल मैं आपसे जानना चाह रही हूँ एज ए लेमैन। नहीं, राजनीतिज्ञों का तो पता नहीं वो सराहेंगे या नहीं सराहेंगे, लेकिन जनरल पब्लिक, आम जनता जरूर सराहेगी जी। सत्य जी, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से क्या कुछ राजनीतिक पार्टी या जो राजनेता हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं या नहीं भी चल रहे हैं, उनके नजरिए से अगर मैं बात करूं, क्या लगता है आपको इस फैसले को लेकर? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही
ऐतिहासिक फैसला है और मैं समझती हूँ कि जनप्रतिनिधित्व कानून की जो प्रक्रिया है हमारे लोकतंत्र में एक शुद्धता और बहुत ही जो ईमानदारी है वो आनी चाहिए। और जहाँ से अपराध से बहुत हमारा जो लोकतंत्र है उसका बहुत बड़ा जो अपराधीकरण हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें उसका उन्मूलन के लिए बहुत कुछ एक रास्ता खुलेगा। मैं समझती हूँ इसका स्वागत सभी को करना चाहिए। श्याम जाजू जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस फैसले पर? अपने देश में जी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गया है। जी जी देश का वातावरण अपराधीकरण से ग्रस्त है और जो समाज का माहौल है वही राजनीति में प्रतीत हो रहा है। इसलिए इस प्रकार का वातावरण बदल करने के लिए, चेंज करने के लिए कोर्ट की पहल से कोई अच्छा नया जजमेंट आता है, नया कानून बनता है और उसका क्रियान्वयन होता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत करना चाहिए। पर अभी तुरंत इसको पर रिएक्ट करने में मैं पहले एक बार भारतीय जनता पार्टी जैसे एक मैच्योर्ड पार्टी को मैं ये कहूंगा कि इसका निर्णय पूरा आने के बाद, उसका अवलोकन होने के बाद, उसका स्टडी होने के बाद पूरी तरह से हम इस पर रिएक्ट हो पाएंगे। अगर इसके पीछे का भाव क्रिमिनलाइजेशन कम करने का है, स्पिरिट अगर वो है, तो उस भाव से बिल्कुल हम 100% सहमत है और इस प्रकार का काम होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मत है। चलिए, मतलब एक सुर में आप सभी लोग इस बात से तो पूरी तरह से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव है बहुत बेहतर पहल है और अगर वाकई जैसी पहल है वैसा इंप्लीमेंटेशन होता के वैसे चीजें लागू हो पाती हैं तो बड़ी बेनिफिशियल रहेंगी समाज के लिए। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जनप्रतिनिधि कानून पहले से ही है, उस कानून में और अब जो ये एक फैसला आके नया, क्या डिफरेंस है? क्या वो पूरा नहीं करता था नियमों को, या कहीं कोई खामी थी, कोई चूक थी, या कहीं ऐसा लग रहा था कि ये ज्यादा पावरफुल होना चाहिए? मेरे विचार से तो ये सारे प्रावधान पहले से ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में दिए हुए हैं 1951 में जी। सेक्शन 7 से लेके 11B तक सारा कुछ यही है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू कंटेस्ट इलेक्शन। जी जी। तो ये सारे प्रावधान पहले से थे। हाँ, 8(4) को जरूर सुप्रीम कोर्ट ने आज निरस्त कर दिया है, जिसमें प्रावधान ये था कि यदि कोई ऐसा कन्विक्शन वगैरह होता है तो जो जिसके अगेंस्ट वो कन्विक्शन हो रहा है उसको 3 महीने तक की छूट दी हुई थी कि भाई आप जाके अपील, रिवीजन जो करना है वो कर लो। यदि उसमें आपको कुछ रिलीफ मिलता है देन इट्स ओके, नहीं तो फिर आपको जाना होगा। तो वो एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है कि उसको गैर कानूनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट करार दिया। तो इसका बड़ा दूरगामी इफेक्ट आने वाला है। अब कोई भी माननीय जेल में बैठ के ना तो इलेक्शन लड़ पाएगा, ना जीत पाएगा, ना वोट दे पाएगा। जी जी। तो इसके परिणाम तो अच्छे आने ही वाले हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की कस्टडी में है, किसी भी किस्म की कस्टडी में हो, चाहे मामला उस पर साबित हुआ या नहीं साबित। आपराधिक होना चाहिए मामला। यदि कस्टडी में है जी तो वो ना वोट दे पाएगा और जब वोट नहीं दे पाएगा तो कंटेस्ट भी नहीं कर। अच्छा विवेक जी, चूंकि व्यूवर्स जो हैं इस फैसले के आने के बाद जाहिर है भारत के जो अब जनता के जो वोटर्स हैं बड़े जागरूक हैं, लेकिन वो ये जानने के भी बड़े जिज्ञासु हैं कि क्या ये जो पहले अपराधी घोषित हो चुके हैं या किसी तरीके के आपराधिक मुकदमे अगर उन पे चल रहे हैं उन सभी पे लागू होता है, या आज के बाद अगर किसी के खिलाफ ऐसा मामला आता है? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्लियर ही कर दिया है कि 10 जुलाई 2013 के बाद ही लागू होगा, आज से लागू है। यानी कि अब अगर किसी के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है तो उस पर ये इम्प्लीमेंट होगा? दर्ज होने पर नहीं, सजा होने पर, सजा होने पर ये इम्प्लीमेंट होगा। अदरवाइज जो लोग पहले के अगर वो किसी किस्म के अंडर सजा में भी 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ये लागू होगा। 2 साल या 2 साल से ज्यादा। सत्य जी, आपको क्या लगता है आपकी पार्टी के कितने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों कितनों पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि अच्छी खासी फहरिस्त दागियों की आपके यहाँ भी है। मैं खासतौर से इस सवाल के ही बारे में कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस का नाम आपने लिया है कि हमारी पार्टी में कितना प्रभाव पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि अगर देखिए सभी पार्टियों में है दागी लोग, लेकिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस में न्यूनतम दागी लोग हैं। अगर कोई भूले भटके, हमारी पार्टी का एक परंपरा रही है आज से नहीं पहले से ही कि अगर किसी के ऊपर आरोप है तो पहले तो उसको टिकट ही नहीं दिया जाता। अगर टिकट दिया भी जाता है तो उसको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं, अगर भूले भटके से दिया जाए तो किसी भी तरह से हमारी पार्टी दागियों को और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को और ये जो अपराध जिनके ऊपर आरोप भी लगे हैं उनको किसी भी तरह से प्रोत्साहित नहीं करती। जी, अगर मान लीजिए किसी पर किसी तरीके का आरोप लग जाए, कोई बड़ा स्कैंडल, क्योंकि आपके समय में पिछले 10 सालों में ऐसा बहुत हुआ कि यूपीए सरकार में जो मंत्री थे या जो तमाम दूसरे सांसद थे या विधायक थे उन पर दाग लगा, तो फिर आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं?
देखिए ऐसा है कि वो बातें उन्हें पद से हटा देते हैं या पार्टी से हटा देते हैं? कई पद से हटाए गए हैं। हाँ। देखिए बहुत से हमारे यहाँ कांग्रेस की ये परंपरा रही है और उसमें बहुत सारे, देखिए मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक आदर्श जो सोसाइटी घोटाला था उसमें हमारे मुख्यमंत्री को भी हटाया गया और बहुत सारे लोगों ने को इस्तीफे देने के लिए मजबूर किया गया, हटाया गया। तो ऐसा नहीं है। तो हमने हमेशा इस बात के लिए जागरूक रहे हैं, चाहे उनके ऊपर आरोप साबित हुए हों या नहीं हुए, केवल आरोप लगने से ही हम सतर्क हो जाते हैं। वैसे आपके यहाँ कृपा शंकर सिंह आपको याद होगा, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी आरोप थे। अशोक चौहान साहब का आपने जिक्र किया, आदर्श सोसाइटी जो स्कैम हुआ था उसका उनके ऊपर आरोप था। सीके जाफर साहब थे, उनके ऊपर आरोप था। तो बहुत से ऐसे लोग जो देखिए ये आरोप लगे हैं केवल, कोई न तो साबित हुए हैं और ना ही इस तरह के बहुत सारे लोगों पे आरोप लगे हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरह की जो जिसका आरोप लगने पे आप उन्हें पद से हटाते हैं, पार्टी से नहीं, पद से भी हट जाते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि मुख्यमंत्री को हटाया, नहीं पार्टी से हटाते हैं। सत्या जी नहीं हटाते। पार्टी से हटाने का तो सवाल तब आता है कि जब उसकी गहन छानबीन होने के बाद उसमें क्या आता है जी, इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद फैसला लेता है हाईकमान। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक आंकड़ा है मेरे पास जो बताता है कि 206 कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उनमें से 44 सांसद ऐसे हैं जिन पर संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें हत्या भी शामिल है, जिनमें रेप भी शामिल है, अपहरण भी शामिल है। श्याम जाजू जी, आपकी पार्टी में इस फैसले के बाद कोई असर पड़ने वाला है या नहीं? इस देश में राजनीति का अपराधीकरण करने में सबसे बड़ा श्रेय कांग्रेस का है जी। आज तक कांग्रेस ने एक मुट्ठी राज्य चलने के कारण जनता की कोई संवेदनशीलता का ध्यान न लेते हुए इस प्रकार के लोक प्रतिनिधि, गुंडे, बदमाश, करप्ट लोग राजनीति में चलाए, उनको प्रतिष्ठा दी जी। आज भी इस सरकार में अश्विनी जी का इस्तीफा लेने के लिए, रेल मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है, जब आंदोलन मैटर सब प्रूव हुआ होता है जी। तो एकाध आदर्श का घोटाले का रेफरेंस देकर उसमें भी उनको प्रेशर ऐसे आया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। नहीं तो आज भी ए राजा इनके साथ है। कनिमोझी को ये इतनी जेल होने के बाद भी राज्यसभा में लाने के लिए कांग्रेस मदद बहुत लोग हैं, सुरेश कलमाड़ी साहब हैं, कनिमोझी हैं, ए राजा हैं, बहुत से लोगों की फहरिस्त ए राजा है, ऐसे सब लोग हैं। इसलिए इस विषय में कांग्रेस ने कुछ बोलना ये बड़ी हास्यास्पद बात है। रही सब पार्टियों की बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, निश्चित रूप से ऑन मेरिट टिकट वितरण करने में हमारा आग्रह रहता है और किसी पर भी इस प्रकार का आरोप लगा और हमें उसमें कुछ तथ्य लगा तो तुरंत उसका इस्तीफा लेकर उसको बाहर करना और नैतिक आधार पर भी इस्तीफा लेना, इस प्रकार की परंपरा हमारे पार्टी में रही है और वो रहनी चाहिए, इस मत के हम है। सत्या जी आपकी बातों को यकीन नहीं करिए, श्याम जाजू जी वो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं जी। श्याम जाजू जी, कुछ बातों को मैं आपसे जवाब चाहूंगी। पहले तो आपने कांग्रेस का नाम लेके इस तरह की बातें की हैं, तो राजा हो, कनिमोझी है, ये हमारी पार्टी के लोग नहीं थे, सहयोगी दलों के थे। हाँ। दूसरी बात आपके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार भी एक अपराध है, भ्रष्टाचार के मामले में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जेल में हैं और उन पर अपराध साबित भी हो चुका है। दूसरी बात, जो आपके अमित शाह, जो आपने बहुत ज्यादा ग्लैमर जेल से आए हुए हैं, जेल में रह के आए हुए हैं, येदियुरप्पा जी जेल में जा चुके हैं, तो इनके बारे में इस तरह की आपको तो कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप तो सिर से लेकर पैर तक डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में और आपराधिक मामलों में। श्याम जाजू जी इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। श्याम जाजू जी आप जरूर दीजिएगा जवाब, लेकिन फिलहाल एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। मजबूत इरादे, बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 न्यूज अब एक नए रूप में। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा
प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दागी माननीयों की छटनी हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आज से लागू हो गया, जो ये कहते हैं कि किसी भी दागी को अब संसद में, विधायिका में, विधानसभा में कहीं भी बने रहने की, बरकरार रहने की कतई जरूरत नहीं है और अब ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। ब्रेक से पहले सत्या जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, वो कुछ सवाल पूछ रही थी श्याम जाजू जी से, अपनी पार्टी को लेकर भी उन्होंने कई सवाल पूछे और श्याम जाजू जी का रिएक्शन उस पर वो चाहती थी। श्याम जाजू जी, हम चाहते हैं आप जवाब दें सत्या जी की बात का। बंगारू लक्ष्मण जी की घटना 2001 साल में हुई जी, उन पर मुकदमा 12 साल चला जी, अभी 2013 में उसका रिजल्ट आया है। अगर पार्टी चाहती तो 2013 तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती जब तक कोर्ट उनको पनिश नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। पर पार्टी ने 2001 में 1 घंटे का भी निर्णय अंतराल ना देते हुए तुरंत अध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा हटाया, उनको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मुक्त किया और पार्टी ने कोई भी विशेष जवाबदारी उनको दी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सवाल कांग्रेस ने इस प्रकार की बातें कहना इतना हास्यास्पद है इस देश में कि करप्शन, इस प्रकार के क्रिमिनलाइजेशन, ये सब कांग्रेस की देन है। एक आध दूसरा उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री जी का छोड़ दिया कि जिन्होंने एक एक्सीडेंट पर अपना इस्तीफा पेश कर दिया था, इस प्रकार का एक आध आदर्श उदाहरण छोड़ दिया तो कांग्रेस ने इस प्रकार की परंपरा करी नहीं। आज तक इस बातों का पूरा समर्थन किया और इस बातों के आधार पर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का श्रेय इस देश में कांग्रेस का है। 70 साल जिन्होंने राज किया और तो भी इतना ये हुआ। दुर्दैव से एक्शन का रिएक्शन होता है। कांग्रेस के इस प्रकार के क्रिमिनल उम्मीदवार अगर सामने आए और कोई सज्जन उम्मीदवार उनके सामने खड़ा ही नहीं रह सकता तो हमारे जैसे विपक्ष पार्टी को उनके सामने मुकाबले के लिए इस प्रकार के उम्मीदवार देना पड़ते हैं, पर हम कभी भी इस प्रकार के उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करते। जाजू जी, ये बिल्कुल बेतुकी सफाई है जो आप दे रहे हैं। अब बंगारू लक्ष्मण आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप नहीं हटाते तो आपकी पार्टी का क्या हाल होता है, ये तो जनता। दूसरी बात यह है कि देखिए, गुजरात एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक ऐसी स्टेट है जो आपराधिक और भ्रष्टाचार के लिए उदाहरण माना जाता है कि वहां पर कितने ही दर्जनों IPS अधिकारी जो जेलों में बंद हैं, जिनको अपराध करने के लिए मजबूर किया गया। उसमें आपके अमित शाह जो जिनको आज आप लिए घूम रहे हैं, यूपी का जिनको इंचार्ज बनाया है, वो जमानत पर है हत्या के मामले में, और दूसरे न जाने कितने लोग हैं वहां पर जो सरकार के संरक्षण में वहां पर अपराधीकरण और हत्याएं हो रही है। श्याम जाजू जी, अमित शाह जी के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? सत्या जी की कोई भी बात गलत तो नहीं है? और गुजरात के विषय में, गुजरात ये विषय कांग्रेस वालों के लिए दिन रात उनको गुजरात का धसका रहता है। उनका डर और दहशत पूरे कांग्रेस का डर जायज है। हमें कोई डर नहीं है गुजरात से। गुजरात का नंगा नाच जो आप उसका कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण का नंगा प्रदर्शन जो वहां हो रहा है, हमें किसी में दिलचस्पी नहीं है, न मोदी में न मोदी के चमचों में। सिर्फ ये है कि वहां की जो आपने ग्लैमर बना रखा है वो बिल्कुल झूठा है और आप इस तरह के जो बेतुके सफाई दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, जनता के सामने मुझे लगता है की तरह साफ है। कि आखिर क्या रहे हैं वो। जी जी
सत्या बहन जी कुछ भी कहे जी, वही मोदी जी को इनकी सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा। उसका ठीक ठाक जवाब गुजरात ने दे दिया, पूरे देश ने देखा है। तो सत्या बहन जी जैसे कोई भी प्रवक्ता ने कुछ कहने से इसमें कोई अंतर नहीं। अमित शाह जी के बारे में आप बताएं। थर्ड टाइम भी जीत के आ रहे हैं जी। अमित शाह जी पर जब केस दायर हुई है तो तुरंत उनके होम मिनिस्ट्री का इस्तीफा लिया, उनको तड़ीपार किया कोर्ट ने, तो वो बाहर रहे और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हमारी धारणा यह है अमित शाह जी की कोई गलती नहीं है, वो क्लियर कट निकल कर आएंगे और न्याय का हम उचित आदर करते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग चर्चा इस बात की करें कि सुप्रीम कोर्ट के एलिगेशन और आरोप करने से मामला क्लियर नहीं होता। कोर्ट की लड़ाई चल रही है, हम कोर्ट का उचित आदर करते हैं और अमित शाह जी पर हमारा भरोसा है, वो बिल्कुल साफ निकल कर बाहर आएंगे। जिनका नाम ले रहे हैं हमारी पार्टी के नहीं है, कनीमोजी, और वो उन पे भी केस चल रहे हैं। लेकिन आपके सहयोगी तो है ना सत्या जी, अगर आपकी पॉलिसी लोगों को शामिल नहीं करना, जिन पे आरोप नहीं करना, तो आपको ऐसे लोगों को साथी नहीं बनाना चाहिए। आपने वोट दिया और वापस राज्यसभा में लाया है। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम जाजू जी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में राकेश कपूर साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राकेश कपूर साहब हमारी मदद करेंगे। आप दोनों जिन मसलों पर उलझ रहे हैं उनको थोड़ा सा सुलझाने में कि आखिरकार दोनों पार्टियों की सच्चाई जो है वो है क्या। लेकिन फिलहाल विवेक जी से मेरा ये सवाल है, विवेक जी, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस लॉ के लिए हम लोग इतना सुप्रीम कोर्ट की तारीफ भी कर रहे हैं और वाकई में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा कदम है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्लस माइनस क्या है इसके? क्या वाकई में ये क्योंकि जैसा सत्या जी कह रही हैं कि कई बार एलिगेशन लगा दिए जाते हैं, झूठे एलिगेशन होते हैं, फर्जी होते हैं, और इतने में शायद किसी का करियर तबाह हो जाए। कई बार होता है कि सच में सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन स्पीड जो है ट्रायल्स की वो इतनी ज्यादा स्लो है, इतनी धीमी है कि इंसाफ कब मिलेगा उसका कोई पता नहीं। ये बिल्कुल जायज बात है, दोनों बातों पे गौर करने की जरूरत है इस जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में ही। कारण ये है कि विक्टिमाइजेशन, फॉल्स विक्टिमाइजेशन, ये दोनों एस्पेक्ट ऐसे हैं कि एक तो वास्तव में विक्टिम है जी, एक किसी ने फॉल्स किसी को विक्टिम बना दिया है जी जी। तो इस जजमेंट से, हालांकि जजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का ही मॉडिफाइड वर्जन है, उसमें सारी चीजें हैं पहले से ही मौजूद जी जी। तो जिसको फॉल्स विक्टिमाइज किया जाएगा उसका कैरियर तो खत्म हो जाएगा जी। कोई किसी के खिलाफ जाके एफआईआर करा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है ना कि एक तय अवधि के बाद अगर साबित हो जाता है कि भाई फलां बंदे पे कोई आरोप नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है, तो वो जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड ना हो जाए। हाँ, जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा 20 साल बाद, ऐसा नहीं है। फिर कैसे होगा? नॉट सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है। अभी तक की जो व्यवस्था है, 10 साल पहले ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में ये व्यवस्था की गई थी कि जो अपराधीकरण है उसको रोकने के लिए राजनीति में क्या किया जाए। तब ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के क्लॉज 8 सब क्लॉज 4 में ये प्रावधान किया गया था कि जिन लोगों पर आपराधिक मुकदमे चलते हैं और 2 वर्ष की जिनको सजा हो जाती है, ऐसे लोगों को चुनाव में खड़े होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके साथ ये प्रावधान कर दिया गया था कि जो लोग संसद या विधानसभा या किसी चुने हुए सदन के सदस्य हैं और उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो उनको 3 महीने का समय दिया जाए कि वो बड़ी अदालत में जाकर के अपील दायर कर सके और लेकिन वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि वंस ए पर्सन इज कॉन्विक्टेड ही डिबार्स टू बी मेंबर ऑफ एनी इलेक्टेड हाउस। आज ये बात कही है। फिर मेरा आपसे वही सवाल है कि कैसे आइडेंटिफाई होगा? जैसे सत्या जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा कि अगर कोई कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, किसी को बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए कोई झूठा एलिगेशन लगा दिया। सत्या जी, होता है ऐसा? दिस इज द पॉइंट। सत्या जी तो बताएंगी। सत्या जी तो बिल्कुल होता है ऐसा, लेकिन जो शातिर टाइप के लोग हैं भाई इसको करते हैं। लेकिन मैं फिर भी माननीय आई डोंट वांट टू गो फैसले का स्वागत करती हूँ और ये जो राजनीति में अपराधीकरण है उसको प्रतिबंध लगने के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, ये हम जो राजनीतिज्ञ हैं, दोनों पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आज जितनी भी पार्टियां हैं, सब में अपराधी तत्व बैठे हुए हैं, ये सत्य है और पार्टियां भी जानती हैं ये बात। लेकिन जो एक है ना विनेबिलिटी कि जीतने की जिसकी उम्मीद होती है, पार्टियां ये भी कहती हैं
कि जो एक फैक्टर है चुनाव में प्रत्याशी को टिकट देने का, वो एक है कि फिर घूम फिरा के बात जनता पे आ जाती है कि भाई अगर हमने क्रिमिनल को खड़ा किया तो आपने वोट क्यों दिया? नहीं, सवाल ये नहीं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बड़ा स्पष्ट फैसला है जी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बात, ये जो सत्या जी की जो आशंका है, सत्या बहन जी की, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, चुस्त दुरुस्त है कि ये होगा कि लोग एक दूसरे से राजनीतिक हिसाब किताब पूरा करने के लिए झूठे मुकदमे कराएंगे। बिल्कुल। और हम जानते हैं कि राजनीति में जब जो व्यक्ति राजनीति को अपनाता है वो आंदोलन भी करता है, वो प्रदर्शन भी करता है, वो लाठियां भी खाता है, उसको खाने की जरूरत पड़ती है, उसके खिलाफ पुलिस जो कई प्रकार की धाराएं लगा देती है, ऐसी लगा देती है, हत्या की, लूटपाट की ऐसी धाराएं लगती है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मेरठ कॉलेज में पढ़ता था, जो आज केसी त्यागी हैं, जनता दल के नेता, वो मेरे साथी थे, वो SYS में थे। तो उस समय पता नहीं कितने प्रदर्शन होते थे, कितने जो है वो कितनी बार कॉलेज तो कई बार यानी कि झूठे एलिगेशंस भी लगे। वो पुलिस की मजबूरी होती है, वो लगाती है ऐसी धाराएं, वो लगाती है, उनको लगानी साहब, आप और सत्या जी जो कह रहे हैं बहुत वाजिब सी बात है। मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता के मन में ये जरूर आएगा, ये जहन में जरूर आएगा कि अगर किसी ने हम पे झूठ-मूठ का कोई एलिगेशन लगा दिया तो क्या किया जाए। ये जो इसके बाद की स्थिति है इसे थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। मजबूत इरादे, बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 न्यूज अब एक नए रूप में। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। कहीं दागी माननीयों की छट्टी ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस मील के पत्थर जैसे फैसले के बाद यही क्या चर्चा का विषय, और इस चर्चा में हमारे साथ सत्या बहन कांग्रेस से मौजूद हैं, श्याम जाजू जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, राकेश कपूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, विवेक शर्मा साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जिस तरीके से कई चीजें वो बता रहे हैं वाकई बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं। और जिस फर्क की हम बात करें कि ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये कैसे रिकॉग्नाइज होगा, कैसे पहचान होगी कि एलिगेशन फॉल्स या नहीं है, और अगर फॉल्स हुआ, गलत हुआ, झूठ हुआ तो क्या किसी का करियर यूं ही तबाह हो जाएगा। विवेक जी, आप हमें समझाएं कि इसमें नेगेटिव क्या हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव साइड तो हम समझ रहे हैं, बेहतर है अगर किसी पे कोई आरोप लग गया, 2 साल की सजा हो गई, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, वो वोट करने नहीं आएगा, ये सब ठीक है, ये जनता समझ रही है। लेकिन झूठा अगर हुआ एलिगेशन तो कैसे? उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए ना जी। सख्ती से जो कंप्लेंट कर रहा है जी, जो कंप्लेंट कर रहा है, यदि वो कंप्लेंट फॉल्स पाई जाती है जी, तो उसको हार्ड हैंड से फिर डील करना चाहिए बाद में। लेकिन जितने समय में ये फॉल्स, ये पता कब चलेगा, कितना समय चाहिए इसके लिए? हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से नहीं पता चलेगा, वो तो पता तो कोर्ट से ही चलेगा। नहीं, कोर्ट लेकिन ही यदि एक्सोनरेट करेगी या कोर्ट ही उसे दोष मुक्त करेगी जी, तभी पता चलेगा।
तो कितना समय, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है हमारे देश में कि फटाफट अभी मामला कोर्ट में पहुंचा और सुनवाई हुई और फैसला हो गया, एक लंबा प्रोसीजर है। अभी आपको एग्जैक्टली ये बहुत अभी आपको हाँ। दो चार दिन पहले की अखबार की हेडलाइन बताता हूँ जी। 33 साल में चार्जशीट दायर नहीं हुई, 3 दशक से अब जरा खुद ही, मतलब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चार्जशीट दायर नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और स्टेट गवर्नमेंट को और एक्यूज पर्संस को नोटिस इश्यू किया, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड। लेकिन इस 33 साल का कोई मुआवजा, कोई क्षतिपूर्ति तो है नहीं, कोई क्षतिपूर्ति नहीं है। देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूंगी एक तो डीपली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जो दोषी व्यक्ति या जो आरोपी व्यक्ति है, अगर वो दोषी है, वाकई दोषी है, तो उसको किसी भी तरह से निर्दोष साबित न हो जाए, और निर्दोष है तो उसको दोषी करार न दिया जाए। दूसरी बात यह कि इसका स्पीडी ट्रायल भी होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन डीपली होना चाहिए। और अगर मामला झूठा पाया जाए तो बहुत सारे दबंग दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, अपने नौकरों को इस्तेमाल करते हैं, अपने चमचों को इस्तेमाल करते हैं दूसरे नेता के खिलाफ, तो उसके खिलाफ है हमारे प्रोविजन में, हमारे कानून में है, दफा 182 की धारा का प्रावधान है कि 182 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो कार्रवाई बहुत ही नगण्य है और समझ लीजिए उसमें कोई सजा ज्यादा नहीं है, हाँ प्रभावी नहीं है, तो उसको करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को जो झूठ मुकदमे दायर श्याम जाजू जी, आपको भी लगता है कि इस कानून के लागू होने के बाद कुछ लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं इसका? ये तो बात सही है कि इस देश का वातावरण ऐसे बन गया है कि कोई भी बात यहाँ इम्पॉसिबल नहीं है। मेन बात रही, इसके पहले भी जो कानून था उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा था जी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट को ये भी इसके साथ साथ कहना चाहिए कि चलो ये देश में जो लोक प्रतिनिधियों को ठीक करने के लिए, लोक प्रतिनिधियों के माध्यम से समाज व्यवस्था ठीक करने की आप एक अच्छी पहल कर रहे हैं, आपका स्वागत है जी। सवाल इस देश में सभी एमएलए और एमपीज मिलकर एक 5000 अगर संख्या होगी और ये 5000 लोक प्रतिनिधि पे कोई भी मामला दायर होगा तो उसका निर्णय 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। ऐसा कुछ कानून आप क्यों नहीं करते? टाइम बाउंड प्रोग्राम क्यों नहीं करते? 10-10 साल 12-12 साल जब उसका कानून चलता रहा तो लोगों को मालूम है कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे, तब तक केस भी ढीला हो जाएगा और हमारे पर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जैसे बीच में लोकपाल कानून के समय लगा था कि भाई अपने काम टाइम पर होने के लिए मुझे प्रॉपर्टी का चाहिए, कोई जस्टिस लेना है, मुझे एसएचओ से कुछ काम है, तो इतने दिन एप्लीकेशन देने के बाद, इतने दिन बाद अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया तो उसको संबंधित अथॉरिटी को दंड का प्रावधान है जी, इसके लिए एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। इस प्रकार का प्रावधान कानूनी न्याय विषय के क्षेत्र में भी टाइम बाउंड प्रोग्राम जब तक नहीं आएगा तब तक ये उतना प्रभावी या उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा, न्याय मिलने की संभावना कम। बिल्कुल, एक आंकड़ा आखिर मेरे पास मैं चाहती हूं मैं आप सबके साथ शेयर करूं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी उसे सुने। आपने बिल्कुल सही कहा कि सांसदों और विधायकों को मिलाएं भारत में तो कुल मिलाकर ये जो संख्या है वो 4800 से ज्यादा है। तो भारत के 4835 सांसदों और राज्य के विधायकों में से 1448 पर आपराधिक मामले इस वक्त भी चल रहे हैं। इन 1448 में से 641 ऐसे सांसद और विधायक हैं जो हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे मामलों में सामना कर रहे हैं, इस तरीके के ट्रायल सुन पे हैं। कांग्रेस की बात करूं तो 206 में से 44 सांसद हैं जिन पे आपराधिक मामले चल रहे हैं। राज्य विधानसभाओं में 6 विधायकों को बलात्कार के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में 58 मंत्रियों में से 29 ऐसे हैं, मतलब बिल्कुल आप कह दीजिए 50% ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, उनकी छवि भी आपराधिक है। ऐसा लग रहा है कि जो राजनेता हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल सही जैसा जाजू जी ने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि बहुत ज्यादा राजनीतिज्ञों का जो अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, दोनों चीजें हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र को दिनों दिन जड़ से कमजोर कर रही है। कपूर साहब, आपको लगता है कि ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जनप्रतिनिधित्व कानून है, उस कानून में तमाम प्रोविजन है, अब तक वो चीजें नहीं हो पाई थी, तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उम्मीद करें कि गंदगी साफ हो जाएगी? देखो वंदना, मैं चाहता हूं इस बहस का स्तर थोड़ा ऊपर उठे। कांग्रेस बीजेपी के वाद विवाद से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था का सवाल है। बिल्कुल वाजिब। और हमने जो लोकतंत्र हासिल किया है वो बड़ी जद्दोजहद, बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। आज इस पूरे देश के अंदर जो लोकतंत्र पर चारों तरफ से हमला हो रहा है, हमें ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में है उसके अंदर जो हमने चुनाव आयोग बनाया है जी, उस चुनाव आयोग को हमने अधिकार दिए हैं और ये टिट बिट्स में
बिट्स एंड पीसेस में जो ये चुनाव सुधारों की बात चल रही है, जी जी। ये इस देश के लोकतंत्र को सिवाय गर्त में धकेलने के और कहीं नहीं तो फिर क्या विकल्प है कपूर साहब? सुनिए, इसका विकल्प ये है, एकमात्र विकल्प ये है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जिसके तहत सारी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, चुनाव आता है, चुनाव आयोग आता है, उसकी पुनर्समीक्षा एक मुश्त रूप से होनी चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि 1974 में जब से जेपी आंदोलन चला और तब से चुनाव सुधारों की बात हुई, इंस्टॉलमेंट में होता है, लेट मी फिनिश। जब से चुनाव सुधारों की बात हुई और तारकुंडे समिति बनाई जयप्रकाश जी ने, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, शक्दर आयोग बना, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद और कई समितियां बनी, तो निश्चित रूप से तारकुंडे समिति से लेकर के और दिनेश गोस्वामी समिति तक हम तरह तरह के प्रयोग करते रहे। बार बार हमने पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में संशोधन किए, 4-5 बार संशोधन किए गए हैं, लेकिन सत्यानाश इस देश का, इस देश की चुनाव व्यवस्था का तब हुआ जब दुर्भाग्य से श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो बहुत बड़ी नेता थी, बहुत दूरदर्शी नेता भी थी, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री भी थी और देश हित में लगातार सोचती भी थी, लेकिन वो एक गलती कर गई। वो गलती ये कर गई कि उन्होंने सबसे पहला संशोधन पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में 1971 का चुनाव में जो अमरनाथ चावला कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ कंवरलाल गुप्ता ने उनकी जो चुनाव था वो अवैध घोषित करा दिया था दिल्ली उच्च न्यायालय से। उसके बाद इंदिरा जी ने 31वां संविधान संशोधन किया, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को संशोधित किया और ये कर दिया उसमें कि प्रत्याशी द्वारा किया गया खर्च, जो चुनाव खर्च की सीमा है, वो प्रत्याशी का मित्र, शुभचिंतक, सहयोगी, यहां तक कि उसकी पार्टी जो खर्च करेगा वो उसके निजी खर्च में शामिल नहीं माना जाएगा। वहीं से ये सारी बुराइयों की जड़ वहीं से शुरू हुई और उसका परिणाम आज ये है, श्याम जाजू जी लेट मी फिनिश, उसका परिणाम आज ये हुआ है कि हम एक तरफ अपराधीकरण से घिर गए हैं, एक तरफ धन का प्रभाव आ गया है, दूसरी तरफ बाहुबली अपना काम करते हैं, चौथी तरफ और न जाने क्या क्या बुराइयां जो गोपीनाथ मुंडे ने कही कि मैंने 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये सवाल सब आपस में जुड़े हुए हैं। दिक्कत ये आ गई है कि हम इन्हें टुकड़ों में बांट करके देख रहे हैं। टुकड़ों में बांटने की देखने की हालत अब चली गई। अब जो है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, चूंकि संसद का अधिकार है, संसद के अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार नहीं है कि इस देश में कानून बनाए जाएं। संसद को बैठ करके, खुद राजनीतिक दलों को बैठ करके अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा और ये तय करना होगा कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। सत्या बहन जी ने नरेंद्र मोदी से जाजू जी की राय इस पर जरूर लेनी चाहिए। सबकी बात कही है, वो जायज बात है, अपनी तरफ पूरी तरीके से जायज है। बीजेपी को अपने राजनीतिक हित त्याग करके राष्ट्रीय हितों में इस तरफ ध्यान देना होगा। श्याम जाजू जी आप कहिए। इलेक्शन कमीशन का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। सेशन आने के बाद चुनाव आचार संहिता का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से होने लगा और फिर पूरे देश को मालूम पड़ा कि ऐसी भी कोई आचार संहिता है, ऐसा कोई कानून है और इलेक्शन कमीशन नाम की कोई संस्था है। वो असर्ट कर सकती है और वो कुछ कंट्रोल भी कर सकती है। और मैं ये कह सकता हूं निश्चित रूप से कि देश का इलेक्शन का माहौल ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान ये इलेक्शन कमीशन का और सेशन का रहा है। अब जो बात आई, इंदिरा जी का जो उल्लेख आया था, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इंदिरा जी के कार्यकर्तृत्व के बारे में ये चर्चा करने का अभी टाइम नहीं है। पर सबसे बड़ा, जब उनके खिलाफ कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, और राजनारायण के पक्ष में दिया, शांति भूषण तब उनके एडवोकेट थे, तो इन्होंने कानून का उल्लंघन करके देश में इमरजेंसी लाई और देश का राजनेता उसका क्या मतलब है? इमरजेंसी के बारे में अगर बात करेंगे तो कर सकता है। ये बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो आज हमारे सामने हैं। जाजू जी मेरा निवेदन है, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छा बेहतर हो कि हम विषय पर रहें। आपने जो टीएन शेषन की बात कही या दूसरों की बात कही, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि टीएन शेषन की बातों से या उनके काम से आप जरूर सहमत होंगे, लेकिन मेरा ये निश्चित मत है
कि टीएन शेषन ने इस देश में जो चुनाव जश्न माना जाता था उसको उन्होंने मातम पुरसी में बदल दिया। एक आदमी जो साधारण व्यक्ति की शिरकत चुनावों में उन्होंने कम की। आप जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग पे सौंप रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। क्यों आप लोग ऐसे लोगों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है या आपराधिक छवि होती है, किसी तरीके का आरोप, किसी तरीके के मामले में फंसे होते हैं, क्यों हर बार ये कह के टाल देते हैं कि अभी साबित नहीं हुआ? जैसे अमित शाह के लिए भी आप कह रहे हैं कि अभी साबित नहीं हुआ, आप दूसरों के लिए भी ये कहेंगे, सत्या जी भी कहेंगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती हैं, राजा भैया के मामले में भी सब कहते हैं कि कुछ साबित नहीं हुआ, अभी अंडर ट्रायल के। तो ट्रायल तो इस देश में न जाने कब कब, कैसे कैसे और कितने कितने समय तक चलते रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं एक शुरुआत पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी होनी चाहिए? साथ साथ में एक बात और भी मैं ध्यान में लाना चाहता हूं जी, कि पॉलिटिकल पार्टीज उनको टिकट देती है, उनको आखिर उनके नंबर बढ़ाना है, इसलिए वो जो जीतेगा इलेक्टिव मेरिट का कंपल्शन पॉलिटिकल पार्टी पे होता है। जी, सवाल समाज को भी इसमें इस बारे में कुछ सोचने की जरूरत है। समाज खुद सोचकर अगर इस प्रकार के क्रिमिनल लोगों को ठीक ठाक बाहर कर देगा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इस प्रकार के लोगों को टिकट देगी या इनका समर्थन करेगी। लेकिन आप लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोग समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, क्यों नहीं आप लोग ही पहल कर देते हैं? नहीं, निश्चित रूप से इस देश में 70 साल जिस पार्टी ने राज किया है, पूरा देश का एनवायरनमेंट का ज्यादा श्रेय उनके पास जाता है, इसलिए पहल उनको करनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की कोई पहल आती है। ये जाजू जी आपने बड़ी कमाल बात कह दी कि पहल ज्यादा शासन उन्होंने किया है। सत्या जी बहुत समय से कानून में जब जब बदलाव आए हैं इसके सुधार के लिए, कानून के लिए, चाहे वो दल बदल कानून हो चाहे कोई भी हो, कांग्रेस के पहल से ही आए, कांग्रेस के ही समय आए। आप ये बताइए कि अभी गोपीनाथ मुंडे ने तो खुद स्वीकार किया कि हमने 8 करोड़ रुपए खर्च किए, उसके बारे में आपका क्या जवाब है? उन्होंने खुद स्वीकार किया, किसी ने आरोप नहीं लगाया। दल बदल कानून के श्रेय जनता पार्टी के राज में दल बदल कानून हुआ था, और जब हरियाणा में बहुत सारे कानून है, देखिए बहुत सारे मेजोरिटी ये तो बड़ी सम्मान की बात हुई ना। अगर जाजू जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा दल है जिसने 60-70 साल शासन किया, वो पहले इनिशिएटिव ले ले। मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, क्यों आप लोग कोई इनिशिएटिव इसे लेकर नहीं लेते? आपकी पार्टी में, आपके सहयोगियों की पार्टी में, आपके खुद के सहयोगी न जाने किस किस पर कौन कौन से मामले चल रहे हैं और कब कब से चल रहे हैं, क्यों आप लोग नहीं कहते कि चलिए भाई इन लोगों के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, इनको छोड़ते हैं, इनका साथ नहीं लेंगे? देखिए ऐसा है, जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जब हमारी पार्टी को सहयोग दिया था या समर्थन दिया था, उस वक्त उनके ऊपर इस तरह के कोई आरोप नहीं थे। तो जब आरोप लगे, ये तो बात की बात है, ये इस तरह से कांग्रेस के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कोर्ट के ही द्वारा सही जनता की चर्चा में आया है और मीडिया में आया है। मैं समझती हूँ बहुत सारे विद्वान भी इस पर विचार करेंगे और आगे कोई न कोई रास्ता का कोई सुझाव आएंगे कि जिस तरह से आपराधिक प्रवृत्ति का जो विवरण दिया गया है कि उसमें 2 साल का सजा हो या इतने साल की सजा, उसमें मैं कहती हूँ अपराध है, अपराध का वर्गीकरण होना चाहिए। जिस तरह से अपराध हीनियस क्राइम हो, हत्या है, बलात्कार है, लूट खसोट, उसको एक दायरे में रखना चाहिए। दूसरे राजनीतिक प्रकृति के आरोप है कि किसी के ऑफिस में चले गए कि वहां पर सरकारें जिसकी होती है वो आराम से लगा लेते हैं कि सरकार के कामकाज में दखल दिया या तोड़फोड़ की, इसमें ये तो कई तरह के होते हैं। तो इसमें हीनियस क्राइम वाले जो अपराध है उन पर ज्यादा जोर देना चाहिए, जिसके कारण जनता में बहुत भारी। विवेक जी, आपको भी लगता है, आप कानून के अच्छे खासे जानकार हैं, आप जानते हैं कि लोगों की राय इस पर क्या होती है, किस तरीके के असमंजस उनके जहन में अक्सर होते हैं, आपको भी लगता है कि इस तरीके के क्राइम्स को लेकर कहीं कोई क्लासिफिकेशन होना चाहिए या पॉलिटिशियंस के लिए स्पेशल कोई क्लास होनी चाहिए कि भाई इन्होंने ये हीनियस क्राइम किया है तो इनको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, इन्होंने ये नॉर्मल क्राइम किया है तो नहीं, सबके लिए होना चाहिए, खाली पॉलिटिशियंस के लिए, हर एक के लिए, पब्लिक का आदमी हो चाहे पॉलिटिशियन हो। नहीं, लेकिन ये तो फिर पहले से ही है ना सत्या जी, ये तो फिर पहले से ही है कि हीनियस क्राइम की कैटेगरी को अलग से डील किया जाता है और नॉर्मल ऑफेंसेस जो है वो अलग कैटेगरी के अंदर डील होते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में, उसमें सेक्शन वाइज डिटेल दी हुई है कि ये सेक्शन में इस एक्ट में ये क्राइम किया तो डिस्क्वालीफाई होएगा जी। आईपीसी के सेक्शंस दिए हुए, पूरी आईपीसी नहीं छाप दी है वहां, आईपीसी के कुछ सेक्शन दिए हुए, 376 है आपका, 153A है, 505 है जी। ये क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये यदि आप क्राइम करते तो यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप एंड यू आर बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। कपूर साहब, आपको लगता है फायदा होने वाला है इसके अलावा एक और बात मैं अपनी कहना चाहूंगा। कहिए। जैसे अभी
सत्या जी ने कहा हीनियस क्राइम्स के बारे में। SC/ST एक्ट एक बहुत जबरदस्त एक्ट है इस देश में, बिल्कुल, जिसका पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी नुमाइंदा उसका फायदा उठा सकता है किसी दूसरे को इम्प्लीकेट करने के लिए। जी जी। अभी नया नया संशोधन हुआ है IPC में भी जी। 354 नॉन बेलेबल हो गया है। 376 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसमें घूरना, पीछा करना, ये जी, करना जी। वो करना, सब नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो गए। कोई जाके कह दे, किसी के लिए भी लगा दे एलिगेशन, वो तो गया। तो इन सब बातों पर भी विचार करना होगा। और जब भी कभी ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिगेशंस लगते हैं जी जी, तो उनको उसी दृष्टि से डील करना चाहिए, करना पड़ेगा। नहीं तो ये तो एक बिजार सा हो जाएगा कि कोई किसी के आगे जाएगा, लगाया आएगा एलिगेशन, और होने वाला है ये। इसका वे आउट तो निकालना ही पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज ही निकाल सकती हैं। वही मैंने कहा कि देखिए ये मामला जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि कपूर साहब आपकी बात सुनेंगे, पहले सत्या जी शायद कुछ और इसमें ऐड करना चाह रही है। ऐसा है, अभी हमारे शर्मा जी ने बीच में कहा है एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट का नाम जिक्र किया है, जिसे अनुसूचित जाति हरिजन एक्ट को तो अब बहुत उसको अवैध और अमानवीय मान लिया गया। तो एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में मेंबर रही हूँ, और मैंने खुद देखा, पूरे देश भर में देखा कि शेड्यूल कास्ट के लोग इतने गरीब और इतने दयनीय होते हैं, उनके पास न तो पैसा होता है लड़ने के लिए, ना और उनकी हत्याएं तक होती है, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, और इतने प्रभावशाली लोग उनके ऊपर दबाव डालकर उनका समझौता तक सरकारें करवाने में रहती है। और इस तरह की बात, ये कहना एट्रोसिटी एक्ट को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर मैं तो कहती और भी ज्यादा सख्ती का पालन करना चाहिए। ये सही बात है कि कुछ लोग इस पर को दुरुपयोग न कर सके, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पंचायतों में फैसले हो जाते हैं, पंचायतों में ये गलत बात है कि पंचायतों में फैसले, रेप का केस और मर्डर का पंचायतों में फैसले होते हैं कहीं पर। मैंने बहुत जगह देखा है, मैं खुद कमीशन में रही हूँ, मैंने देखा है कि जो पीड़ित होते हैं उनको बिठाल के ऊपर दबाव डाला जाता है कि केस वापस ले लो, बच्चियां रोती रहती है। कौन डालता है, मैं आपसे पूछता हूँ। जो सरकार में होते हैं, सरकार में तो कांग्रेस जो भी होते हैं। हरियाणा में क्या हुआ था अभी? बिल्कुल, मैं हरियाणा की अकेली बात नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की भी बात कर रही हूँ। हरियाणा आपकी सरकार है जी जी। मेरा लेकिन इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि एट्रोसिटी एक्ट को इसमें बिल्कुल भी तरह से वो नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल बदनाम। जी विवेक जी, आप भी कुछ कह रहे हैं। इसमें यही मैं इनकी बात में ऐड करना चाह रहा हूँ कि जहां ऐसे हीनियस क्राइम्स के लिए पंचायतों में फैसले हो जाते हैं जी, वहीं यदि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई एलिगेशन लगेगा जी, तो उसमें सर्टेनली केस भी रजिस्टर होगा, उसमें अरेस्टिंग भी होगी, बिल्कुल होगी, और अरेस्टिंग होगी तो काम खत्म। अब बताएं कपूर साहब, इस केस में फिर क्या किया जाए, क्योंकि ये फॉल्स एलिगेशंस तो लगेंगे। द पॉइंट इज वंदना, जो मैं जिस तरफ मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरफ मेरा इशारा है वो ये है कि ये जिस तरीके की चीजें हो रही हैं और जिस तरीके से हम बिट्स एंड बाइट्स में चीजों को ले रहे हैं, उससे जो है, जो जैसे अभी वकील साहब का जो कहना वो दुरुस्त है, सत्या बहन जी का कहना दुरुस्त है, दोनों का अपनी जगह। सवाल ये है कि हम इस ऐसी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं जहां हमें अराजकता होती हुई दिखाई पड़ती है। ये अराजकता की निशानियां हैं। इसलिए इसको बैठ करके जो हमारे सुविज्ञ लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के कर्ता धर्ता हैं, उनको इस बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा और ये देखना होगा कि भाई देश का जो लोकतंत्र है वो किसी प्रकार से खराब ना हो, वो अपनी पटरी से ना उतरे। लेकिन आपकी इस बात के जवाब में जाजू जी बार बार घुमा फिरा के ये कह देते हैं कि जनता ना चुने ऐसे लोगों को। नहीं जाजू जी, ये जनता ना चुने। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये जाजू जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता है, भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये विचार, ये धारणा नहीं है इस बारे में। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से ये कहना रहा है कि लोकतंत्र, चूंकि भारतीय जनता पार्टी 1951 में बनी जनसंघ, तो जितनी जिम्मेदारी कांग्रेस की है उतनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। कपूर साहब, उतनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी काहे के लिए बनाई थी पार्टी? अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू जी की सरकार में मंत्री थे, मंत्री पद छोड़ करके आए थे, उन्होंने जनसंघ पार्टी बनाई 1951 में, काहे के लिए बनाई थी? तो उसी पार्टी में शामिल हो जाते ना।
क्या जरूरत थी? श्याम उन्हें जाजू लगा जी। होगा ना कि राजनीति में कुछ सुधार करना है, तभी तो पार्टी बनाई। अब जाजू जी ने अगर कोई नया अन्वेषण किया है तो बता दें। श्याम जाजू जी, आप जवाब दीजिए कपूर साहब की बात का। निश्चित रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के कैबिनेट में बहुत इफिशिएंट मंत्री थे और उस टाइम उनसे इसी विषय पर देश के पॉलिटिक्स के शुद्धिकरण पर ही उनसे मतभेद हुआ। कश्मीर वाले मामले पर मतभेद हुआ। गलत बात। मैं क्षमा चाहता हूं जाजू जी। जाजू जी गलत देकर जाजू जी प्लीज जाजू जी मैं क्षमा चाहता हूं आपको टोकने के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के मुद्दे पर सरकार नहीं छोड़ी थी, उन्होंने छोड़ी थी नेहरू लियाकत पैक्ट पर। नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था जब दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में। कपूर साहब कुल मिला के ये स्पष्ट है कि ये रीजन नहीं था सरकार छोड़ने का। जी जाजू जी कहिए दुरुस्त करना चाहता, जानकारी दुरुस्त कर लिया करिए, ये फैक्ट सही करना चाहता था। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाहर आकर जनसंघ की स्थापना की और उसके बाद ये पार्टी आगे चल रही है। अब ये कानून का क्रियान्वयन और देश की कानून व्यवस्था, ये रूलिंग पार्टी का इसमें मेजर रोल रहता है। और ये देश की जनता जानती है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस किन्होंने राज्य किया है, किस प्रकार से किया है और कौन सा ऐसा कानून है कि जिसका दुरुपयोग हुआ नहीं इस देश में। केवल एट्रोसिटी एक्ट ये एक ही उदाहरण नहीं है, सभी कानून का इस प्रकार का उदाहरण हुआ है। कानून का अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए सबसे ज्यादा उपयोग रूलिंग पार्टी कर सकती है, उन्होंने किया है। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आज इस मंच पर आकर सब लोग इस प्रकार का इसका स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजनीति का शुद्धिकरण करने के लिए, राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन कम करने के लिए, शुद्धिकरण की पहल सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। दागियों की छटनी सुप्रीम कोर्ट ने करने की एक पहल थी, वो कर दी। आप लोग कब करेंगे ये बताइए। क्या हम ये विश्वास करें कि आपसे उम्मीद रखें कि आने वाले 2014 लोकसभा चुनाव में एक भी दागी छवि वाला जो कैंडिडेट है वो आपकी तरफ से नहीं दिखेगा? ये उम्मीद करें या नहीं? हाँ या ना में आप बताइए। क्योंकि अगर एक भी दागी छवि वाला हुआ, श्याम जाजू जी आपसे इसी मंच पर जवाब लेंगे हम कुछ महीनों के बाद। बिल्कुल, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अलर्ट इश्यूओं में रहती है और इसके आगे भी रहेगी। सत्य जी, आपसे भी उम्मीद करें ऐसी या नहीं? देखिए, बिल्कुल हमारे यहाँ पहले से ही है, पहले से ही इस तरह की सावधानी बरती जाती है कि जो भी व्यक्ति टिकट मांगता है उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। लेकिन सावधानी के बावजूद सत्य जी दुर्घटना घट जाती है। आपके यहाँ बहुत दागी होती है, इसके बाद में घटनाएं तो बाद में भी होती है। लेकिन उनको पहले से ही अगर उसके खिलाफ कोई केस है, किस तरह के केस है, कोई दागी तो नहीं है, ऐसे आदमियों को टिकट के लाइन में बिल्कुल नहीं लगने दिया जाता। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए जैसे जिताऊ होता है, हर एक पार्टी ये देखती है कि भाई हमारा जिताऊ कैंडिडेट हो, तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा धन वाला बाहुबल रखने वाले तो भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, अपना बताइए आप कांग्रेस का 2014 लोकसभा चुनाव में आपके कैंडिडेट हमारी पार्टी में हमेशा इस बात को सावधानी रखी जाती है। मैंने पहले ही आपसे कहा और हमारे माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल जी का और हमारे पूरे पार्टी के हाईकमान का ये स्पष्ट निर्देश होता है कि कोई भी दागी व्यक्ति या कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति आगे ना आ सके। मैं जयपुर के कांग्रेस के सम्मेलन में था। राहुल गांधी ने स्वयं ये बात स्वीकार की थी। उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें स्वयं उन्होंने स्वीकार किया था। सत्या जी, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हाँ, तो आपने अवश्य सुना होगा, कपूर साहब आपने अवश्य सुना होगा। उन्होंने कहा था कि दागदार लोग आ जाते हैं रातों रात और चुनाव का टिकट ले जाते हैं। राहुल गांधी ने कपूर साहब ये नहीं कहा कि अगर अब आ जाएंगे तो हम उनको रहने नहीं देंगे। वो चिंतित है। ये हमारा एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वो चिंतित है, वो नहीं रखना चाहते। अब मैं पॉलिटिकल रियोट्रिक पे नहीं जा रहा हूँ, बहुत संक्षेप में मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ और एक गालिब के शेर में बताना चाहता हूँ कि दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार, इस चरागा क्या करूं क्या कार फरमा देंगे। तो ये स्थिति है इस समय। कांग्रेस भी पाक साफ नहीं है। अरे भाई, कोई है जिसकी जिंदगी दूध की धोई है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। कोई है जिसकी जिंदगी दूध की धोई है। और दूध क्या किसी का धोबी है?
है तो भी नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। और मुझे लगता है मुझे इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। देश की स्थिति ऐसी है, हमें साफ सुथरी राजनीति और बहुत साफ सुथरे ईमानदार छवि वाले राजनेता चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया, देश के राजनीतिक दल और समाजों को अब अपना काम करना है। समाज बताए, जनता बताए, वोटर बताए कि वो क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कब चाहते हैं और अपने लिए, अपने भविष्य के लिए क्या उन्होंने तय किया है। आने वाले चुनाव में पता चलेगा। देखना होगा कि जनता, राजनेता, सबका, समाज का इस पर क्या रिएक्शन रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।